नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 49 फर्टिलिटी सेंटर बंजारा हिल्स। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के प्रोसेस के बारे में। आईवीएफ का प्रोसेस होता क्या है, इसमें कितना समय लगता है और पेशेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आईवीएफ का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं 4 स्टेजेस में डिवाइड करूँगी। सबसे पहला स्टेज जो है जिसको कहा जाता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। सेकेंड स्टेज है एग पिकअप। थर्ड स्टेज है इक्सी और एम्ब्रियो डेवलप करने का स्टेज। फोर्थ स्टेज है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सो एक एक स्टेज के बारे में अब हम देखेंगे कि होता क्या है और कितना समय लग सकता है, पेशेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेज है ओवेरियन स्टिमुलेशन। ये स्टेज में ओवेरियन स्टिमुलेशन मतलब एग्स जो है ओवरी में वो बढ़ाए जाते हैं। तो ये एग्स बढ़ाने के लिए आपको डेली इंजेक्शंस लगते हैं। ऑन एन एवरेज पेशेंट्स को 10 से 12 दिन इंजेक्शंस डेली लेने पड़ते हैं। तो इस इंजेक्शंस के लिए हो सकता है आपको डेली क्लिनिक जाना पड़े, तो आपको उस हिसाब से आपका ऑफिस का या आपका और कोई काम का जो समय है उसे एडजस्ट करके आपको ये इंजेक्शंस डेली लेने होते हैं। ये जो इंजेक्शंस है ये गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस होते हैं। उसमें कोल्ड चेन मेंटेनेंस मतलब उसका जो टेम्परेचर जो रहता है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुआ या आपको सही मात्रा में सही डोज में इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो हो सकता है कि आपके जो एग्स एक्सपेक्टेड है वो सही से ना डेवलप हो या मैच्योर एग्स ना मिले, या हो सकता है कि आपकी साइकिल में जो सक्सेस रेट है उसमें भी ये असर करे। तो ज़रूरी है कि आप सही क्लिनिक में जा कर के जो समय आपको बताया गया है उसी समय पर जा कर के डेली ये इंजेक्शंस लगवाएं। तो ये इंजेक्शंस का जो असर रहता है वो लगभग 24 घंटे के आसपास रहता है। इसलिए ये हम लोग हमेशा पेशेंट्स को कहते हैं कि आप हर दिन हो उसी समय के आसपास ये इंजेक्शंस लेना ज़रूरी है। अगर ये समय ज़्यादा हो गया और उसका असर अगर चले गया तो हमें डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि आप उसके लिए आपके डेली रूटीन में समय बना करके डेली उसी समय के आसपास ये इंजेक्शंस लगाएं। आप सही जगह से जहाँ पे कोल्ड चेन अच्छे से मेंटेन हो रहा है, जो सिस्टर वेल ट्रेंड है कि डोज कैसे मेजर करना है, कैसे देना है, तो उन्हीं से आप ये इंजेक्शंस डेली लगवाएं। तो ये जो इंजेक्शंस है ये पेट पर या तो कमर पर दिए जाते हैं और ये बहुत ही गोनाडोट्रोपिन्स जो होते हैं वो बहुत ही मतलब यूनिट्स में मेजर किए जाते हैं, इसलिए उसका जो वॉल्यूम है बहुत ही कम रहता है। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होता है। जैसे कि डायबिटिक्स लोग डेली उनके इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, आप उसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। उतना छोटा नीडल और उतना छोटा इंजेक्शन रहता है। तो ये इंजेक्शन ले करके आप आपका डेली रूटीन या अगर ऑफिस जा रहे हैं या घर का कोई काम कर रहे हैं ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 10 से 12 दिन रेगुलर समय पे आप इंजेक्शन लगाने के बाद सेकेंड स्टेज आता है जो है ओवम पिकअप या एग पिकअप, जिसमें ये जो एग्स हमने डेवलप किए इनको शरीर से बाहर निकालना है। तो ये जो प्रोसीजर है ये अंडर एनेस्थीसिया मतलब आपको बेहोश करके किया जाता है, क्योंकि जो सोनोग्राफी का प्रोब है उसके बगल से नीडल को डाल करके हम ये फॉलिकल्स जो है ओवरीज में से एस्पिरेट करते हैं। तो आपको ये नीडल का पेन महसूस ना हो इसलिए आपको बेहोश करके ये प्रोसीजर किया जाता है। इस प्रोसीजर के लिए आपके कितने एग्स एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से 10 से 15 मिनट या हो सकता है आधा घंटा तक का समय लग सकता है। लेकिन ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया हो रहा है इसलिए आपको उस दिन हॉस्पिटल में 5 से 6 घंटा इतना समय हो सकता है आपको लगे, क्योंकि आप जब जाते हो तो आपको खाली पेट बुलाया जाता है बिना कुछ खाए पिए। अगर आपका कोई थायराइड का टैबलेट है तो वो सिर्फ मॉर्निंग में 4 घंटे पहले आपको लेने के लिए बोलते हैं, और ये टैबलेट और या तो और कोई ब्लड प्रेशर का टैबलेट है तो वो भी आपको लेने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो डायबिटीज़ के मेडिसिन होते हैं वो यूजुअली हम लोग पेशेंट्स को प्रोसीजर के दिन, जिस दिन आप बिना खाए पिए आते हो, अवॉइड करने के लिए कहते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है हम लोग ट्रिगर के दिन आपको देते हैं कि आपको क्या कौन से मेडिसिन लेने हैं, कितने बजे लेने हैं, खाली पेट आना है, कितना बजे आपको हॉस्पिटल में जाना है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शंस हम लोग आपको ट्रिगर के दिन देते हैं। तो ट्रिगर का इंजेक्शन भी जो होता है, जो आपकी स्टिमुलेशंस के सबसे लास्ट वाले दिन आपको लगता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप सही टाइम पर लेना, जो डोज में बताया गया है उस टाइम पर लेना,
उसके पहले अगर कोई हार्मोन के टेस्ट करने के लिए बोले हैं या ट्रिगर के इंजेक्शन के 12 घंटे के बाद यूजुअली अगर हम देखना चाहते हैं कि ट्रिगर का असर आया है कि नहीं, तो वो जो टेस्ट बोले हैं वो आपको टाइम पर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिगर का इंजेक्शन जिस समय लगाया है उस समय से हम एक पिकअप का जो टाइम है वो डिसाइड करते हैं। तो आपको वो टाइम भी सही से फॉलो करना है कि आपको हॉस्पिटल से क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कितना बजे आपको हॉस्पिटल में पहुंचना है। अगर बाई चांस हम लोग ये टाइम क्रॉस कर गए तो एक रिस्क रहता है कि ये एग्स जो है आपके शरीर में ही रिलीज हो जाए। अगर ये चीज़ हो गया कि आपके ओवरीज में से एग्स हम प्रोसीजर करके बाहर निकालने के पहले ही रिलीज हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि हम एक पिकअप के समय पर हो सकता है आपसे कोई भी एग्स रिट्रीव ना कर पाए। तो अगर हमें एग्स रिट्रीवल अच्छा चाहिए तो आपको ट्रिगर इंजेक्शन भी समय पर लेना है और आपको एक पिकअप के टाइम पे भी समय पे हॉस्पिटल में जाना है। जब हम ये चीज़ें समय पर करते हैं तो एक पिकअप में हमें जितने भी एग्स हैं एक्सपेक्टेड उतने मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनकी मैच्योरिटी भी उस हिसाब से सही होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको ट्रिगर इंजेक्शन समय पे लेना है। पिकअप के दिन आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस हिसाब से सही समय पे हॉस्पिटल में पहुंच जाना है। और ये प्रोसीजर जो है होने के बाद भी क्योंकि आपको बेहोश किया है इसलिए ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ समय हॉस्पिटल में रखते हैं। तो ये टोटल जो समय है उस दिन का, एक पिकअप के दिन का 5 से 6 घंटा आपको हॉस्पिटल में लगते हैं। उस दिन आपको अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो छुट्टी लेना पड़ सकता है। उसी दिन जब एग्स बाहर निकाल रहे हैं हम दूसरा जो प्रोसेस है उसका वो करते हैं जिसे कहते हैं इक्सी। इक्सी मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस दिन वो पेशेंट के हस्बैंड से फ्रेश सीमेन का सैंपल ले करके हर एक एग को हर एक स्पर्म के साथ मिलाया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसे इक्सी कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोप के नीचे एक एक एग रख करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो स्पर्म सिलेक्ट करके एक स्पर्म को एक एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस इक्सी कहते हैं। ये उसी दिन होता है जिस दिन हम लोग एग शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। अब ये इक्सी के बाद अगले दिन से आपके भ्रूण यानी कि एम्ब्रियोज लैब में बनना शुरू हो जाता है। सो इक्सी और एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये जो थर्ड स्टेज है आपके आईवीएफ का, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। एक पिकअप करने के बाद एग्स बाहर आने के बाद एम्ब्रियोज डेवलप करने तक ये सारा जो प्रोसेस है ये लैब में होता है। तो आपको एक पिकअप के दिन कुछ मेडिसिन्स का इंस्ट्रक्शंस और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस दे करके आपको घर भेज दिया जाता है। और उसके बाद हो सकता है आपको कोई मेडिसिन या आईवी सलाइन अगर हो तो उस दिन आपको हॉस्पिटल में जा करके ये समय पर लेना है। फिर आपके जो एम्ब्रियोज है वो डेवलप जो लैब में होते हैं वो एम्ब्रियोज आपको या तो तीसरे दिन या तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी हम लोग 5th या 6th डे ब्लास्टोसिस्ट जिस दिन बन जाते हैं उस दिन चेक करते हैं। तो आपके कितने एम्ब्रियोज बने वो आपको 5th डे फ्रॉम द एग पिकअप या 6th डे फ्रॉम द एग पिकअप हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। उस दिन हो सकता है आपको हॉस्पिटल में स्कैन के लिए भी बुलाए। उस दिन हम लोग ये चेक करते हैं कि एग पिकअप के बाद अभी ओवरीज कितने हद तक नॉर्मल होने लगे हैं। अगर कोई पानी जमा है तो कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन या सलाइन लगाना है तो हम लोग उस दिन स्कैन पे डिसाइड करते हैं। तो उस दिन आपको जो जिस दिन ब्लास्टोसिस्ट बन रहे हैं 5वां दिन या 6ठा दिन आपके एग पिकअप के बाद हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ सकता है। उस दिन हो सकता है आपका स्कैन भी हो और आपके एम्ब्रियोज कितने बने वो आपको बताया जाता है। अब ये स्टेज में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले से ही डिसाइड करके जाएं कि जिस दिन आपका एक पिकअप हुआ आपको डॉक्टर्स ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, डिस्चार्ज समरी देते हैं कि आपके इतने अंडे रिट्रीव हुए और उसमें से कितने अंडे मैच्योर हैं। तो उस हिसाब से आपको एक आइडिया आ सकता है कि आपके कितने एम्ब्रियोज बन सकते हैं। तो जिस दिन आप जा रहे हो 5वें दिन एक पिकअप के बाद उस दिन आप ये डिसाइड करके जाना ज़रूरी है कि अगर आपके अच्छे एम्ब्रियोज आए हो तो आप कितने एम्ब्रियोज या तो फ्रीज करना चाहते हैं या हो सकता है अगर आपका फ्रेश ट्रांसफ़र प्लान किया है तो उस दिन आपका हो सकता है ट्रांसफ़र भी हो। तो ये सारी चीज़ें यूजुअली डॉक्टर्स आपके पिकअप के दिन पे डिस्कस करते हैं कि आपका फ्रेश ट्रांसफ़र होगा या आपका फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा। अगर आपका फ्रेश ट्रांसफ़र है तो 5वें दिन ही आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो आपका आईवीएफ का 4th और फाइनल स्टेज है। और उसके बाद से क्या मेडिसिन लेने हैं वो सब डॉक्टर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं।
अगर आपका ये जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है तो उस दिन आपसे ये पूछा जाता है कि आप कितने एम्ब्रियोज इसमें से फ्रीज़ करके रखना चाह रहे हो। एम्ब्रियो फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आईवीएफ का जो सक्सेस है वो एम्ब्रियो क्वालिटी पर डिपेंड करता है, यूट्रस के कंडीशन पे डिपेंड करता है और आपके कितने एम्ब्रियोज हैं, आपका एज क्या है, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो आपका इंडिविजुअल केस का सक्सेस रेट क्या है वो आपके डॉक्टर से डिस्कस करके आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए भी पहले से तैयार रहें। काफ़ी बार ये होता है कि एम्ब्रियोज बहुत अच्छे से बन जाते हैं लेकिन पेशेंट्स नहीं चाहते कि उनके एम्ब्रियोज इतने फ्रीज करके रखें। तो यूजुअली ये रहता है अगर आप 6 से 7-8 एम्ब्रियोज अगर आपके आ गए तो आप हो सकता है सारे के सारे भी फ्रीज करके रखो। और फिर वो कैसे फ्रीज करके रखने, सिंगल सिंगल रखने हैं या आपको 2-2 एम्ब्रियोज एक साथ रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको आपके डॉक्टर के साथ उस दिन डिस्कस करनी होंगी। ऑन एन एवरेज अगर आपको अच्छे एम्ब्रियोज आए हैं तो 6 से 8 एम्ब्रियो तक आप फ्रीजिंग के लिए अगर तैयार रहेंगे तो आईवीएफ का जो क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट हम कहते हैं, मतलब एक साइकिल में से कितने एम्ब्रियोज आए और वो कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने के बाद हेल्दी प्रेगनेंसी हो रह करके आपको बेबी हाथ में आया, उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट। तो जब आप 6 से 8 एम्ब्रियोज फ्रीज करते हो सकता है कि आपका क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट अच्छा रहे। तो ये एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में। फिर जो 4th स्टेज आपका आईवीएफ का है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो स्टेज है वो हर एक केस पे डिपेंड करता है। ये आपके डॉक्टर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपका इमीडिएट नेक्स्ट साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा या आपको कोई और चीज़ के लिए रुकना पड़ेगा, जैसे कि काफ़ी बार अगर फाइब्रॉइड है या यूट्रस में स्वेलिंग है जिसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं या हाइड्रोसाल्पिंग्स है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर बीच में करना है जैसे कि पॉलीपेक्टमी, हिस्ट्रोस्कोपी करके पॉलीपेक्टमी करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें करनी है तो ये सारी चीज़ें यूट्रस के कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए करनी होती है ताकि आपको आईवीएफ में सक्सेस रेट अच्छा रहे। तो ये जो सारा काम होता है ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले करना होता है और हर एक पेशेंट पे क्या काम एक्चुअली रिक्वायर्ड है उस हिसाब से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वैसे प्लान होता है। हो सकता है इमीडिएट नेक्स्ट मंथ में हो सकता है 2 या 3 महीने के गैप के बाद हो सकता है कुछ मेडिसिन्स या इंजेक्शंस लगाने के बाद हो सकता है कोई इन बिटवीन सर्जरी करके उसके बाद ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर प्लान हो। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है जिस मंथ आपका प्लान हो रहा है उस मंथ में आपको मेडिसिन से आपके जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसकी लाइनिंग प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है। तो ये मेडिसिन आपको एंडोमेट्रियम अच्छे से डेवलप करने के लिए दी जाती है। वो मेडिसिन आपको सही समय पे सही डोज में लेनी है। जिस दिन आपको स्कैन के लिए बुलाया जाए उस दिन आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए जाना है। उस दिन डॉक्टर स्कैन करके आपका यूट्रस का कंडीशन, आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस और बाकी चीज़ें जो है रिलेटेड वो देख करके जब सही समय है तब आपको ट्रांसफ़र के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। तो यूजुअली ये जो टाइम है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए यूट्रस प्रिपेयर करना, एक बार मेडिसिन स्टार्ट हो गए तो 12 से 15 दिन का समय ऑन एन एवरेज लग जाता है यूट्रस रेडी करने में। इस 12 से 15 दिन के बीच में हो सकता है आपको 2 या 3 बार या हो सकता है ज़्यादा बार भी स्कैन के लिए जाना पड़े। तो ये स्कैन में जब डॉक्टर्स को लगे कि आपका यूट्रस अब रेडी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, फिर आपको ट्रांसफ़र के लिए मेडिसिन बताए जाते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो बिना एनेस्थीसिया के होता है, उसमें कोई भी पेन नहीं होता। ये एक रिफिल के जैसा एक सिलिकॉन का कैथेटर होता है जिसमें कोई नीडल वगैरह लगा नहीं रहता। तो ये जो प्रोसीजर है बिना एनेस्थीसिया के होता है, जैसे आईयूआई का प्रोसेस होता है सिमिलर वे में होता है कि आपको वो पोजीशन में रख करके जब आपका ब्लैडर फुल हो हम लोग एब्डोमिनल स्कैन्स के गाइडेंस के अंडर ये जो कैथेटर है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर, इसको गर्भाशय के अंदर लेकर जा करके सही जगह पे एम्ब्रियो ड्रॉप करके आ जाते हैं। तो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है उस दिन आपको कैसे आना है, क्या मेडिसिन लेने हैं, कौन से समय लेना है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले बता देते हैं। तो आप समय पर मेडिसिन लेना, ये थ्रू आउट आईवीएफ प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे मेडिसिन जो है वो हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन का ही असर हमारे प्रेगनेंसी सक्सेस पे आने वाला है। तो ज़रूरी है कि आप सही डोज में सही तरीके से समझ करके सही समय पे ये सारे मेडिसिन लें।
तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर होने के बाद पोस्ट ट्रांसफ़र मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिख करके हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं और उसके 15 दिन के बाद आपका बीटा HCG का ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि IVF का सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो ये पूरा IVF का प्रोसेस है जो मैंने आपको 4 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया। धन्यवाद।